बादलों से ढके उनींदे दोपहर में मैं लंबे बरामदे के एक कोने में बैठकर दूर पहाड़ों को देख रही थी। हम कल ही स्वर्णाली टी एस्टेट आए हैं। पहाड़ों के ऊपर हरी भरी छाए के बागानों से घिरे एक लकड़ी के घर में हमारी नई गृहस्थी बसी है। मैं, रूना मासी और अमित, 3 लोगों का छोटा सा परिवार। रूना मासी मेरी माँ जैसी हैं। जब मैं बहुत छोटी थी और माँ बीमार पड़ गई थी, तभी से मासी मेरे साथ हैं। शादी के बाद इतनी दूर आना पड़ेगा, यह सोचकर अमित ने खुद ही मासी से अनुरोध किया था कि वे हमारे साथ आएं। इन ख्यालों में डूबी थी कि देखा, सूरज की नर्म रोशनी पहाड़ों की ढलान पर फिसलती जा रही है। आज दिन भर बारिश हो रही थी। आराम कुर्सी पर शरीर ढीला छोड़कर बैठी मैं गाने सुन रही थी। मासी दूध लेने गई है। नए इलाके में ज्यादा दुकानें नहीं हैं। पहाड़ के कुछ नीचे मजदूरों की बस्ती है। शायद मासी वहीं गई होगी, लेकिन यह 3 घंटे पहले की बात है। चिंता होने लगी, कहीं नए इलाके में रास्ता तो नहीं भटक गई। माँ को देखा, वही पसीने से चमकता चेहरा, खुले बाल, मांग में भरी लाल सिंदूर की मोहब्बत। आंगन में बैठकर झूले की तरह हिलते हुए किताब पढ़ रही थी। माँ के पास खील और मूढ़ी बिखरी पड़ी थी। गिलहरियाओं और गौरैया छाव से दोपहर के भोज में मग्न थी। मैं दूसरी मंजिल की बालकनी से माँ को देख रही थी। माँ ने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया। जैसे ही मैं माँ के पास पहुंची, उसका सुंदर चेहरा बदलने लगा। बीमार दिनों की वह सूखी पीली आकृति उभर आई। आंखों के नीचे जैसे सदियों की थकान अपना बसेरा बना चुकी थी। बाल रूखे, न जाने कितने दिनों से उन पर तेल या पानी भी नहीं पड़ा। माँ धीरे धीरे धुंधली होती गई और फिर हवा में धुएं की तरह घुलकर गायब हो गई। माँ! मैं पकड़ नहीं पाई। झटके से नींद टूट गई। मैं कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई थी। अब चारों ओर घना अंधेरा था। घड़ी कितनी बजा रही थी, इसका अंदाजा नहीं था। मेरे घर के आसपास की छोटी छोटी रोशनियां दियों की तरह टिमटिमा रही थीं। पहाड़ों पर भी रोशनी के छोटे छोटे बिंदु चमक रहे थे। मेरा कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। खुद को संभालते हुए धीरे धीरे बढ़कर मैंने स्विच दबाया और कमरे में रोशनी फैल गई। मासी अभी तक नहीं लौटी। जरूर कुछ हुआ है। आज अमित को भी ऑफिस से लौटने में काफी देर होगी। ओवर टाइम करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। अब निकलना ही होगा। खुद को अच्छी तरह जैकेट और टोपी में लपेटकर छाता लेकर बाहर निकली। पहाड़ के मोड़ से थोड़ा नीचे चाय बागान के मजदूरों की एक बस्ती है। मासी यकीनन वहीं गई होगी। बारिश से फिसलन भरे रास्ते पर धीरे धीरे उतरने लगी। एक ओर खड़ी पहाड़ी, दूसरी ओर गहरी खाई। जरा सा भी लड़खड़ाई तो सब खत्म। थोड़ा और नीचे आते ही बारिश की बूंदें और तेज होने लगी। अब लग रहा था कि शायद बाहर न निकलती तो अच्छा होता, लेकिन मासी कहाँ गई? सोच ही रही थी कि लौट जाऊं या सामने रोशनी की ओर बढ़ूं। तभी अचानक बहुत जोर से बिजली कड़की। एक पल में पूरा पहाड़ सफेद रोशनी से चमक उठा और उसी रोशनी में देखा, पहाड़ के मोड़ पर खाई के किनारे एक छोटा सा घर खड़ा था। अंधेरे में पहले नजर नहीं आया था। छाते से अब बारिश को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। अभी 2 और मोड़ पार करने के बाद ही मजदूरों की बस्ती आती। आमतौर पर ऐसे कुटीर सड़क किनारे होम स्टे के लिए किराए पर दिए जाते हैं। यह इलाका भी पेड़ों से घिरा हुआ था। लकड़ी के उस घर के एक कमरे से पीली रोशनी झलक रही थी। मैंने तय किया कि पहले वहीं जाकर मदद लूंगी। कंकड़ों से ढके रास्ते पर कुछ कदम बढ़ी ही थी कि पीछे से एक महिला की आवाज सुनकर ठिठक गई। मेरे लड़के को देखा है? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। आपने किसी औरत को इस रास्ते में देखा क्या? बूढ़ी औरत मेरी बातों का जवाब दिए बिना अंदर जाने ही वाली थी कि अचानक जोरदार बिजली कड़क उठी। मैं घबराकर दोनों हाथों से कान ढकने की कोशिश कर रही थी।
तभी तेज हवाओं के झोंके से मेरा छाता उड़कर खाई में जा गिरा। बर्फ की सुइयों जैसी नुकीली बारिश की बूंदें मेरी ओर झपटने लगीं। बूढ़ी औरत मेरी ओर देखते हुए बोली, आओ आओ मेरे साथ आओ। बूढ़ी औरत का पीछा करते हुए मैं घर के सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक फिर से बिजली कौंधी और उसकी रोशनी में मैंने देखा, घर के ऊपर लगे साइन बोर्ड पर लिखा था माया कॉटेज। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और इशारे से अंदर बैठने को कहा। पहाड़ के इस ओर कोई होमस्टे है, यह अमित ने कभी नहीं बताया। वैसे बताता भी कैसे? हम यहाँ आए ही 2 दिन हुए हैं, शायद उसे खुद भी पता नहीं था। मैं जैसे ही बैठी, बूढ़ी औरत भीतर से 1 कप गर्म धुएं उठता चाय लाकर मेरे सामने रखकर बोली, पी लो, ठंड में अच्छा लगेगा। चाय का स्वाद बहुत ही अजीब और खराब था, लेकिन फेंकने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि बूढ़ी औरत मेरी आंखों के सामने ही बैठी थी। माहौल हल्का करने के लिए मैंने बात बदलते हुए पूछा, आपका लड़का कहाँ है? उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना बताया कि यह घर उसके पति ने बनवाया था, लेकिन वे बहुत पहले ही गुजर गए। अब यहाँ सिर्फ वे दोनों ही रहते हैं। यह कहकर उसने एक कांच की लालटेन रखी और अंदर चली गई। उस हल्की रोशनी में कांच की खिड़कियों पर बारिश की बूंदों की आकृतियां कमरे के अंदर अजीब छायाएं बना रही थीं। अंदर से धीमी धीमी खटपट की आवाज आ रही थी। मैं थोड़ा आगे बढ़कर झांकने लगी। देखा, कमरे के कोने में वह किसी चीज में व्यस्त थी। मुझे देखते ही उसने कहा, खाना पका रही हूँ, लड़का आके खाएगा। मुझे थोड़ा पानी ला के दोगे पास के कुएं से? उसने एक बर्तन की ओर इशारा करते हुए कहा कि घर के पीछे एक कुआं है। बाहर मूसलधार बारिश हो रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अचानक मेरे पैर से कुछ टकराया। नीचे देखा, एक घड़ी गिरी पड़ी थी। यह एक महिला की कलाई घड़ी थी। मैंने घड़ी को गौर से देखा। यह तो मैं पहचानती हूँ। यह रूना मासी की घड़ी थी, जो मैंने खुद उन्हें खरीद कर दी थी। मैंने झट से घड़ी उठाई और बूढ़ी औरत से सवाल किया, ये आपको किधर से मिला? कुछ देर पहले एक औरत आई थी, उसका ही घड़ी गिर गए शायद। पानी ला दो। मैं मासी के बारे में और भी कुछ पूछने ही वाली थी कि बूढ़ी औरत ने बीच में ही रोकते हुए कहा, पहले पानी ला के दो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक लगा कि उसकी आवाज कुछ अजीब सी हो गई है। टॉर्च मेरे पास थी। उसे जलाकर मैं धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ी। जैसे ही मैंने कुएं के अंदर टॉर्च की रोशनी डाली, मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। सूखे वीरान कुएं के भीतर मासी की लाश पड़ी थी, हाथ पैर उल्टे मुड़े हुए, सिर धड़ से अलग। उसी पल दूर कहीं रातचरा पक्षी की भयानक आवाज गूंज उठी। मेरी सांसें थम गई। मासी की खुली आंखें अभी भी मुझे घूर रही थी। एक ठंडी स्थिर निगाह से मेरे गले से घुटी हुई चीख निकलने लगी। अंदर से कोई लगातार कहने लगा, यहाँ से तुरंत भागो। और तभी कुएं के अंदर से 4 हाथ पैरों पर चलते हुए कुछ बाहर निकलने लगा। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा, एक अंधेरा साया कुएं के किनारे बैठा था। उसकी विकृत भयानक शक्ल के खुले जबड़ों से मासी के कटे हुए हाथ का एक हिस्सा लटक रहा था। मेरा पैर फिसलने ही वाला था, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लिया। बूढ़ी औरत कब एक तेज धार वाली छुरी लेकर लौट आई, मुझे पता ही नहीं चला।
वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। बहुत भूख लगी है, इधर कोई नहीं आता, इसलिए जो लोग गलती से आते हैं लोगों को इस कुएं में फेंक देती हूँ। उसके बाद पूरा साल मार बेटे। आ गई। मौसी नहीं रही अमित, और मैं भी शायद। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई, उससे पहले ही मेरा गला रोते रोते रूंध गया। उस घटना के बाद ठीक होने में बहुत समय लग गया। बाद में बाकी की कहानी मैंने अमित के मुंह से सुनी। बहुत साल पहले उस कुटिया में माया अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ था। गांव के बच्चे उसे देखकर पत्थर मारते थे, इसलिए वह बूढ़ी औरत उसे कमरे में बंद करके बाजार हाट करने जाया करती थी। एक दिन जब वह घर पर नहीं थी, लड़का बाहर निकल आया। उस दिन भी ऐसी ही बारिश भरी शाम थी। पहाड़ों पर भूस्खलन हुआ और रास्ते बंद हो गए। काफी देर बाद जब वह लौटी तो देखा कमरा खाली था, लड़का कहीं नहीं था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसने देखा उसका बेटा कुएं में मरा पड़ा था। बूढ़ी औरत को यकीन हो गया कि गांव वालों ने उसके बेटे को मारकर कुएं में फेंक दिया। तभी से वह उस कुटिया के सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर उसे जहरीली चाय पिलाकर मार डालती थी। बहुत सालों बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो उस कुएं से अनगिनत लाशें बरामद हुईं, लेकिन बूढ़ी औरत का कोई पता नहीं चला। आज भी वह कुटिया वैसी ही पड़ी है और माया और उसके बेटे की आत्मा अब तक मुक्त नहीं हुई। उस घटना के बाद एक बार दिन के उजाले में मैं कार लेकर उस कुटिया के सामने से गुजरी, पर जिस कुटिया को मैंने उस रात देखा था वह कहीं नहीं थी। उसकी जगह बस लकड़ियों का टूटा फूटा ढेर था, जो माया कुटिया के आखिरी निशान के रूप में पहाड़ की ढलान पर पड़ा था। शायद किसी और बारिश भरी रात अगर कोई यात्री वहां रास्ता भटक जाए तो वह बूढ़ी औरत और उसका बेटा फिर जाग उठेंगे, और माया कुटिया भी।